चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बिहार स्पेसिफिक ही होने वाला है, बिहार हिस्ट्री के तहत। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से इन सब जगहों से प्रश्न बीपीएससी पूछता है। और अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके जो थे एनिशिएंट के, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछा था 17वीं बीपीएससी में। और आपका जो टीआरई के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर भी जो बेसिक हिस्ट्री है बिहार का, जहाँ से क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पोर्शन हिस्ट्री के आपके बिहार ओरिएंटेड हिस्ट्री ही होते हैं। चाहे आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखिएगा तो उसमें बिहार से रिलेटेड ही मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे बिहार में जो सब आंदोलन हुआ है, असहयोग हो, सविनय हो, चंपारण सत्याग्रह हो, या स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन हो, तो या क्रांतिकारी आंदोलन हो, खुदीराम बोस से संबंधित हो, तो ये सब सारे क्वेश्चन जो इतिहास में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं वो बिहार से रिलेटेड रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़ने की, यहाँ से आपके डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको कन्फ्यूजन एग्जाम में करवाते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आप जब फाइनल एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमने अभी तक 2 क्लास ज्योग्राफी का लिया है, 2 क्लास पॉलिटी का लिया है, और ये फर्स्ट क्लास आपका क्या चल रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है, तो 3-3 या 4-4 क्लास मैक्सिमम जो है हर एक सब्जेक्ट के चलेंगे बिहार स्पेसिफिक में। ठीक है, तो उसी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वहीं से क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और नोट्स पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या ऐप में आपके प्रोवाइड किए गए हैं, उसको आप लोग देख करके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा आज जो प्राचीन इतिहास का लगभग मैक्सिमम 80% आज कवर हो जाएगा, यानी हम लोग जो है मौर्य वंश तक पढ़ने वाले हैं। अगला क्लास जो होगा मौर्य से लेकर के आपका हर्षवर्धन तक के काल को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास में आपका पूरा इनिशिएंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहला क्लास है, तो अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे। ठीक है, तो 1 क्लास फिर आपका मध्यकालीन का चलेगा, फिर 3 क्लास लगभग आपके मॉडर्न बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री चलेंगे। ठीक है, अगर इतना कर लेते हैं तो पेपर 1 जो है आपका पार्ट 1 जो 40 नंबर में हिस्ट्री पूछे जाते हैं 8 क्वेश्चन, गारंटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स के ही रहेंगे। ठीक है, या अगर आपका ऑप्शनल में हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो वहां भी आपको 10-5 क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक आपके जो आते हैं वो यहां से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल धैर्य से पढ़ते रहिए। अगर अभी तक आपने जो है टीआरई 3 दिया है, रिजल्ट नहीं बना है, तो परेशान ना हो, टीआरई 4 में भी संभावना है आपका रिजल्ट आने का, बनेगा। ठीक है, वैकेंसियां भी अच्छी खासी 1 to 5 में भी आएगा, और अपर में भी सीट जो रिक्तियां होगी जो मिलेगा उसके हिसाब से बहाली आएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करने की बस आवश्यकता है। बाकी और भी एग्जाम बिहार में होता है तो वहाँ पर भी आपको बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बिहार एसआई का हो, बिहार दरोगा का हो, या बिहार पुलिस का हो, या बिहार एसएससी आने वाले समय में बहुत भारी सीट आने वाला है, बिहार एसएससी का आने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से, कोई जरूरी नहीं है कि टीचर ही बनिए, आगे भी आपके पास जो है ऑप्शंस रहते हैं। बीपीएससी 17वीं जो है ये अभी अब देखिए क्या होता है, रद्द होगा या क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन रद्द होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह क्वेश्चन का जो है इस तरीका से हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ है बच्चों के बीच में, तो निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए। चूंकि 12,000 बच्चों की बात है तो रिजल्ट निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा, अन्य बच्चों का भी, तो करना चाहिए रद्द। टोटल ओवरऑल ही एग्जाम हो अच्छे से तो ज़्यादा बेहतर होगा सबके लिए, क्योंकि पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को जो बीपीएससी के प्रति जो मान के चलिए जो गुस्सा है, जो इस तरीका का जो कांड हुआ है, तो उससे भी जो है राहत मिल सकता है आयोग को। ठीक है, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर है इतिहास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था कि बिहार नाम से ही प्राचीन काल के जो खंड हैं, जहाँ पर जो है प्राचीन समय में बिहार जो हुआ करता था, विहार, वो बौद्ध जो मॉन्क होते थे, बौद्ध भिक्षु, वो यहाँ आकर के रहते थे और ज्ञान अर्जन करते थे। उसी के आधार पर जो है बिहार का नाम जो विहार था, विहार से अपभ्रंशित होते होते वो क्या बन गया, तो आपका प्यारा बिहार बन गया। ठीक है, तो विहार, तो शब्द क्या था आपका, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं।
शब्द था विहार, ठीक है। विहार कहते थे जहां पर बौद्ध भिक्षु बाहर से आकर के, देश विदेश से आकर के रह करके रेसिडेंशियल रूप से, आवासीय रूप से शिक्षा अध्ययन करते थे, उसको विहार कहा जाता था। जैसे नालंदा विहार का आपने नाम सुना है, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे विहार हुआ करते थे, और खास करके बिहार शरीफ, राजगीर, नालंदा के क्षेत्र में, ठीक है। तो इन सब विहार में जो छात्र आते थे तो विहार करने आते थे, और फिर विहार से ही इसका नाम बिहार हुआ है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन समय में जाते हैं, आदि मानव समय में, ठीक है। क्योंकि आदिम समय के बारे में भी थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट्स कभी कभी पूछ देता है, उसके बारे में भी पढ़ना अत्यंत जरूरी है। तो जब हमने स्टार्ट ही किया है तो प्राचीन समय से ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल, उसमें बिहार की क्या स्थिति थी। सामान्य इतिहास में तो हम लोग पढ़े ही हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसमें क्या क्या खोज हुआ, क्या क्या विशेषताएं थी। उसी प्रकार से बिहार का भी अपना एक पूरा पाषाण काल हुआ होगा, फिर मध्य पाषाण आया होगा, फिर नव पाषाण आया होगा, ठीक है। तो पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर का काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर का काल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, इतिहास जो प्राचीन इतिहास है उसको यहाँ पर मेन रूप से जो है शुरुआती चरण में हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण में भी सबसे पहले का जो काल हुआ पूरा पाषाण काल, उसके बाद का काल मध्य पाषाण, और लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईस्वी सन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। ऐसे अगर डीपली पढ़ेंगे तो आगे चल करके पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक आपका निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल, एक उच्च पूरा पाषाण काल। और इसी पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के बने औजारों का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया तो पेबुल संस्कृति के नाम से जाना गया, जो कि वहां पर जो है पेबुल जो पत्थर है, बेडोल पत्थर से जो औजार आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से भी, जो आदि मानव बना रहे हैं, ठीक है, जो आदि मानव लोग पत्थर का जो औजार बना रहे हैं, और औजार बनाने के ही नाम पे, जैसे शुरुआती दौर में पत्थर के औजार बनाए गए तो उसके नाम पे ही पत्थर का चूंकि हर एक चीज का प्रयोग हो रहा है। अभी कलयुग है, कलयुग इसीलिए कि लौह युग है, लोहे का युग है, इसीलिए इसको, इस युग को कलयुग नाम दिया। कल का ही जो है कह सकते हैं, लोहा को कल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि अभी का जो समय है वो लौह युग है, लेकिन शुरुआती चरण में लोहे का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था, और लोहे का आविष्कार जो है आपका उत्तर वैदिक काल के आसपास होता है, ठीक है। आगे चर्चा होगा लोहे का आविष्कार के बारे में भी। तो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि पत्थर के औजार बनाए जा रहे थे तो इसलिए इस काल का ही नाम रखा गया पाषाण, पत्थर का काल, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है 10 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व, अगर इसको डीपली अध्ययन करेंगे तो ये भी 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। एक आपका जो है निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बांट सकते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, फिर तीसरा है आपका नव पाषाण काल, ठीक है, नव पूरा पाषाण काल। अगर पूछेगा पेबुल संस्कृति या जो चौपर बनाए जाते थे, मोटे भद्दे पत्थर का औजार, उतना सुडोल नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो उसको पेबुल संस्कृति के रूप में जानते, तो वो निम्न पूरा पाषाण काल में आया। फिर उससे सुंदर फलक के रूप में, ब्लेड के रूप में जो हथियार बनाए जाने लगे, ठीक है, तो वो मध्य पाषाण काल में हुआ। फिर आगे चल करके जो है हथियार में भी जो है यहाँ पर बेहतर हथियार बनाए जाने लगे, सुडोल बनाए जाने लगे नव पाषाण काल में, ठीक है। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने आग की खोज भी आपके पूरा पाषाण काल में ही किया। तो अगर पूछेगा कि मनुष्य ने आग की खोज कब की थी, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में। लेकिन मनुष्य ने जब कब जानवरों को पालतू बनाया, ठीक है, तो याद रखिएगा वो मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था, ठीक है। और अस्थायी रूप से जीना जो है मनुष्य ने कब शुरुआत किया, तो नव पाषाण काल में। आग का उपयोग या आप कह सकते हैं चाक का आविष्कार कब हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है। शुरुआती दौर में मनुष्य आखेटक जीवन जीता था, शिकारी का जीवन जीता था, जंगली जानवरों को मार के खाना
और कंदमूल खाना इसका मुख्य भोजन था। आगे चल करके मनुष्य ने मध्य पाषाण काल तक में जो है कुछ अनाज खोज लिए थे, जैसे गेहूं वगैरह, जौ वगैरह। आगे चल करके फिर मनुष्य जो है एक जगह स्थायी रह करके खाद्य उत्पादक बन जाता है नव पाषाण काल में। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य कब खाद्य उत्पादक बना, तो याद रखिएगा नव पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था और आग का यदा कदा प्रयोग करना शुरू किया था, लेकिन रेगुलर रूप से आग का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में हुआ। लेकिन आग की खोज पूछे तो वो आपका पूरा पाषाण काल। देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चन ही है जो यहाँ पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था, तो याद रखिएगा वह जानवर था कुत्ता, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहां से पूरा पाषाण काल यानी 10 लाख ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के जो वस्तु या पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कहिएगा इसका एज कैसे पता चलता है, तो उसके लिए कार्बन 14 पद्धति अपनाया जाता है। अब कहेंगे कि कार्बन 14 पद्धति क्या होता है, तो कार्बन के उसमें जो मात्रा होती है C14, उसमें क्या होता है कि समय अंतराल में कमी आती है, तो उससे कंपैरिजन करा के देखा जाता है कि कार्बन 14, देखिए कार्बन के कई अपरूप है, कार्बन 12 भी होता है, C12, C14 भी होता है, ठीक है। तो C14 की मात्रा देखी जाती है, तो उस मात्रा के आधार पर उसका एक पीरियड होता है कि अगर इतना कमी हुआ है तो ये 5,000 साल या 10,000 वर्ष का पीरियड रहा होगा, ठीक है। तो उस मात्रा के आधार पर कितना कमी आई है C14 में, जो कार्बनिक पदार्थ है C14, ठीक है, उसमें कितना कमी आई है, उसके आधार पर जो है एज का निर्धारण होता है। तो कार्बन 14 पद्धति जो है किसी भी पुरातात्विक जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें कार्बन है, उससे कार्बनिक जिसमें जीवाश्म खास करके जो है अवशेष हैं, उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो कार्बन 14 पर जिसमें कार्बन होगा उसी में कार्बन 14 पद्धति लगेगा, सिंपल सी बात है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल है उसी का हम कार्बन 14 पद्धति से आयु निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें कार्बन नहीं है उसका हम नहीं कर सकते उस पद्धति से। चलिए यहां पे पूरा पाषाण काल का याद रखिएगा 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ये जो काल है पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण में ही निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और न पूरा पाषाण आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले हमने बताया कि पेबुल संस्कृति जो है, उसके बाद फलक वाली संस्कृति आती है, फलक जो ये सब औजार के नाम पे उस संस्कृति का नाम पड़ा। मध्य पाषाण काल में ही हेमोसेपियंस, ठीक है, हेमोसेपियंस जो आते हैं, जो अभी का जो मानव है, हेमोसेपियंस जो आते हैं, जो अभी के मानव के जो पूर्वज है, निएंडरथल जो बुद्धिजीवी मानव हुआ, वो मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ। उससे पहले जो इरेटोस्थनीज थे वो उतने बुद्धिमान मानव नहीं थे, वो निम्न पूरा पाषाण काल में थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए हमने चर्चा कर दिया। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार, जितने भी अवशेष मिले हैं पूरा पाषाण काल के, वो मैक्सिमम दक्षिण बिहार में मिले हैं, उत्तर बिहार में नहीं। क्यों? चूंकि देखिए उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, अगर अवशेष वहां पे जाकर के, पहला नंबर तो नदियों के कारण जो है, जो पुराने समय में तो बांध होगा नहीं, तो जल्दी लोग आकर के बसते नहीं होंगे उस क्षेत्र में, जो गंगा का जो भाग है जहां बाढ़ आता होगा। अगर बस भी गए होंगे आकर के तो वहां बराबर बाढ़ आता होगा, तो उनके जो सामान होंगे, जो भी पुरातात्विक जो अवशेष होंगे, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है नदियों के गाद में या नदियों के अंदर मिट्टी में जो है वो दफन हो चुके होंगे, ठीक है। तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो अवशेष आपको मिलेगा, खास करके जो पठारी पहाड़ी एरिया है, जिसका कि कह सकते हैं कि जहां बाढ़ नहीं आती है, जो वस्तु वहां पे लंबे समय तक रह गया होगा, तो वहीं से मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एग्जाम्पल दे दे नॉर्थ बिहार के जिला का, तो वो तो ऑप्शन में होगा ही नहीं सही, ठीक है। तो जब भी पुरातात्विक सोर्स मिलेंगे तो पहाड़ी पठारी भाग में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बिहार से प्राप्त हुए इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, चाकू मिले हैं, खुरचनी ये सब मध्य पूरा पाषाण काल में आविष्कार हुआ था, तथा उत्कीर्ण खुरपी जो हम लोग गांव देहात में लोहे का बनता है, पहले पत्थर के खुरपी हुआ करते थे। ये सब मुख्यतः गया की जेठियन और पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबांध व पेसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर। देखिए इसमें बस आप याद रखिएगा, जो भी अवशेष मिले हैं पूरा पाषाण काल के, वो दक्षिण बिहार के प्रमुख जो गया जिला है, नालंदा जिला है, मुंगेर जिला है, भागलपुर है, वहीं पे मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर दे दे कोई भी दक्षिण बिहार का जिला, तो उसमें कोई भी ऑप्शन आपका
हो सकता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। गया मुंगेर याद रखिएगा, मेन रूप से यहाँ पे आपको याद रखना है। और एक और याद रखिएगा, गया का जो शेर घाटी है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। गया जिले का शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी जो आवास हैं, जो मानव चट्टान में रह रहा है, मांद बना करके चट्टान में रह रहा है, उसके दो साक्ष्य मिले हैं। तो कहां पे ये पूछेगा कि शेर घाटी जहां पे प्रागैतिहासिक काल के मानव के जो आवास के साक्ष्य मिले हैं वो किस जिला में स्थित है। इस तरीका से क्वेश्चन बीपीएससी निश्चित रूप से कभी ना कभी पूछ देगा, तो वो है आपका गया में। एकदम याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। शेर घाटी गया में है और यहीं से प्रागैतिहासिक, अब कहिएगा प्रागैतिहासिक शब्द आ गया, प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे, तो ऐसा इतिहास जो प्राक है, जिसके बारे में लिखित कुछ भी नहीं है, जो भी हम जानकारी एकत्रित किए हैं वो अवशेषों के माध्यम से किए हैं। यानी जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था उसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। मनुष्य ने कुछ भी लिपिबद्ध नहीं किया है। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य लिखना जानता था लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य लिखना जानता था, उसने लिखा है और उसके अभी वर्तमान में साहित्यिक और पुरातात्विक सोर्स दोनों अवेलेबल है, तो उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। तो ये जो कालखंड है वो प्रागैतिहासिक काल का कालखंड है, जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था। यानी जितनी भी कहानियां अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या ये सब अनुभव अंदाजा लगा करके ही इतिहासकारों ने लिखा है, जो कि पुरातात्विक सोर्स हैं, जो पत्थर के जो औजार मिले, जो हथियार मिला, जो आवास के अवशेष मिले, या कुछ कहीं कहीं चित्रात्मक जो गुफा शैली में जो गुफाओं में चित्र मिला, उसके आधार पर वहां के सभ्यता संस्कृति या वहां के लोगों के बारे में यहां पे अंदाजा लगाया गया है, ठीक है। तो यहां पे आपने समझ लिया होगा कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें बिहार के जो दक्षिण बिहार के मुंगेर गया खास करके ऑप्शन में रहे तो मारना है, ठीक है। ज्यादा ओवरऑल यहां से क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, अगर बाय द वे पूछ दिया तो उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, उससे ज्यादा डीप जाएगा भी नहीं, इस बात का फुल गारंटी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का आप देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीरियड याद रखिए। यहाँ पे इसका जो पीरियड चलेगा वो 10,000 ईस्वी पूर्व, अभी हम लोग ईस्वी पूर्व में है। एक होता है ईस्वी सन, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी घटना है वो ईस्वी पूर्व में है, ठीक है। जितना ईस्वी पूर्व लिखा रहेगा वो उतना पुराना होगा। अगर हम लोग बोले कि 10 लाख ईस्वी पूर्व है और 10,000 ईस्वी पूर्व है, तो दोनों में कौन नया है, तो 10,000 ईस्वी पूर्व वाला नया होगा और 10 लाख ईस्वी पूर्व वाला क्या होगा, पुरानी घटना होगी। यानी ईसा मसीह के जन्म से 10 लाख साल पहले की घटना 10 लाख ईस्वी पूर्व, और 10,000 ईस्वी पूर्व लिखेंगे यानी ईसा मसीह के जन्म से 10,000 पहले की घटना, ठीक है। तो जो जो हम लोग माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो जीरो की ओर बढ़ेंगे तो वो नवीन होगा, नया होगा। जो जो ज्यादा संख्या करेंगे, मात्रा बढ़ाएंगे तो वो पुराना होगा ईस्वी पूर्व की स्थिति में, ठीक है। ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, ठीक है। तो यहां पे मध्य पूरा पाषाण काल जो है वो हमने बताया आपको, इसमें मनुष्य ने जो है खाद्य उत्पादक कह सकते हैं कि खाद्य संग्राहक एक होता है खाद्य उत्पादक, तो यहाँ पे खाद्य संग्राहक बना, यानी जो फल फूल है या कह सकते हैं जो अनाज है उसको संग्रह करने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू किया था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कुत्ता को पालतू बनाया गया था। कुत्ता जो है पालतू सबसे पहला जानवर है जिसको मनुष्य ने बनाया। आगे चल करके फिर नवपाषाण काल में जो है सबसे ज्यादा आपकी जो आग का प्रयोग हो, चाक का खोज हो, चाहे पहिए का खोज हो, ये सब आपका नवपाषाण काल में दिखाई देगा, ठीक है। तो बिहार में मध्य पाषाण काल का जो एक जगह है वो है मुंगेर। मुंगेर याद रखिएगा, जब भी मध्य पाषाण लिखा रहे, मो फॉर मध्य पाषाण, मो फॉर मुंगेर, तो मुंगेर में ही मध्य पाषाण काल के हथियार मिले हैं। तो याद रखिएगा मध्य पाषाण जहां दिख जाए तो समझ जाइए मुंगेर ही होगा, दूसरा नहीं होगा बिहार के एवज में अगर क्वेश्चन रहता है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिला से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार और नोक वाले औजार मिले हैं। धीरे धीरे पूरा पाषाण में मनुष्य ने जो है बेडोल हथियार बनाए, लेकिन आगे चल करके वो सुडोल हो गया, फलक के तरीके एकदम पतला ब्लेड के इतना तेज वाला जो है यहाँ पे हथियार बनाए जाने लगे थे मध्य पाषाण काल में। और बिहार का जो दक्षिण वाला पार्ट है, मुंगेर वाला एरिया है, वहीं पे इसके अवशेष मिले, एकदम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से आप लोग जो है क्वेश्चन करेंगे और हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से जो लोग पुराने लोग हैं वो जुड़ जाइए। अब तेजी से कोर्स कवर हो जाएगा, देखते देखते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका बिहार का प्राचीन इतिहास का एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी का एक पार्ट खत्म दो पार्ट खत्म हो चुका है, पॉलिटी का 2 पार्ट खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से तेजी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसीलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम पे विश्वास है, भरोसा है, तो निश्चित रूप से जुड़िए और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस और आपको अनुभव भी होगा। अगर आप किसी कारण से रह गए होंगे तो अपनी गलती के कारण से रहे होंगे, इस बात का फुल गारंटी है। मेरे तरफ से कोई भी कमी आपके जो तैयारी में है नहीं छोड़ा जाता है। आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सारे कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बशर्ते आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, समझिए। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा PDF पढ़िए, बार बार कीजिएगा, उससे आपके दिमाग में वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नव पाषाण काल के बारे में। ये सबसे बाद का पीरियड है पाषाण काल में भी, तो ये है नव पाषाण काल और ये 6000 से लगभग 4000 ईस्वी पूर्व तक चलेगा। और इस काल में देखिए यहां से खूब क्वेश्चन पूछेगा। मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी में आज तक जो देखने को मिला है, अगर यहां से क्वेश्चन उठाया है तो वो नव पाषाण काल से ही उठाया है, खास करके 2 जगह। ठीक है, आगे अभी चर्चा करेंगे। 2 जगह है, एक चिरांद जो है सारण और चेचर जो है वैशाली। एकदम याद रखिएगा, चिरांद और चेचर। चिरांद आपका सारण जो कि छपरा वाला है, तिरहुत के तरफ है। ठीक है, तो और आपका चेचर जो कि वैशाली का क्षेत्र है। यहां पे आपको अब जाके नवपाषाण काल में यानी उत्तर बिहार के कुछ अवशेष मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो ऊपर के कालखंड में आ गए हैं। तो यहां पर देखिए इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित, सबसे महत्वपूर्ण हड्डी निर्मित जो औजार मिला है पूरे भारत में इस हड्डी निर्मित औजार की महत्ता है। इसीलिए जो बिहार का इतिहास पूरे देश लेवल पे फेमस है जगह, वहां से निश्चित रूप से पूछ सकता है। तो ये चिरांद जो सारण का जगह है जहां पे हड्डी निर्मित हथियार मिले हैं, ठीक है, ये प्रमुख जगह है। एकदम चिरांद याद रखिएगा, सारण। ठीक है, र बीच में है, सारण में भी बीच में र है। उसके बाद मनेर जो है पटना का जो मनेर है वहां भी मिला है हथियार। उसके बाद चेचर, वह श्वेतपुर जिसको बोलते हैं, तो श्वेतपुर को ही चेचर कहा जाता था, वैशाली में पड़ता है। या पूछ देगा कि चेचर वर्तमान में किस जगह का, किस स्थान का नाम है, तो वैशाली। ठीक है, वैशाली जिला है जिसके अंतर्गत हाजीपुर भी आता है। ठीक है, उसके बाद ताराडीह एक जगह है गया, तथा सेनुआर जो कि रोहतास में है, वहां से आपके हड्डी के उपकरण मिले हैं और बहुत सुडौल हथियार मिले हैं, छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। चिरांद हड्डी के उपकरण के लिए देश भर में विख्यात है। तो चिरांद वाला क्वेश्चन जो सारण वाला है, जिसको कि हम लोग सारण, अभी वर्तमान में सारण परमंडल जो छपरा वगैरह है उस एरिया में, ठीक है, तो उसको चिरांद कहा जाता था। तो चिरांद उपकरण के लिए पूरे देश में विख्यात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चिरांद और चेचर नहीं भूलिएगा, चेचर वैशाली, चिरांद सारण, ये एकदम महत्वपूर्ण है। एकदम रट्टा मार जाइए, क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी यहां से। चलिए अभी एक सोनपुर वाला मेला वाला पूछा था कि गंगा और सोन नदी के किनारे कौन सा बहुत बड़ा एशिया का जो है वो पशु मेला लगता है, सोनपुर का मेला। यहाँ से क्वेश्चन आज जो अभी हम पढ़ाएंगे, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछा है अभी 70वीं बीपीएससी में। ठीक है, क्योंकि इतना आसान पूछता, देखिए आप अभी पढ़ रहे तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यही चीज आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कराएगा, तो वो दिक्कत आती है। क्वेश्चन सब यही रहता है, क्वेश्चन कोई और नहीं रहता है। इस काल के साथ चिरांद, सारण, सोनपुर, सारण, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली, राजगीर, सनवार, चलिए वही सब चीज है। ठीक है, समानता 1000 से 900 ईस्वी पूर्व तक के माने जाते हैं, जो कि आपका नवपाषाण काल से मिला है। और यहाँ पे काले और लाल मृदभांड, जो कि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के समय में लाल और काले मृदभांड जो थे वो पाए जाते थे। तो उस स्थिति में आपके यहाँ पर भी मिले हैं। कहाँ पे, जो आपका सोनपुर, सारण का जो क्षेत्र है, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली, यानी जो मानव के हड्डियों से निर्मित हथियार है। और साथ साथ ठीक है, काले और लाल मृदभांड जो मिले हैं बिहार में, वो आपको इन सब जगहों से मिले हैं। ठीक है, तो
चेचर और आपका चिरांद, ये दो महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा, उसको नहीं भूलिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा, लोहे का खोज कब हुआ? तो याद रखिएगा कि लोहे का खोज 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो यहां पे है तो 1200 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व के बीच में ही लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ है, जो कि उत्तर वैदिक काल का समय। जब हम लोग पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, फिर 1000 से 600 ईस्वी पूर्व को हम लोग उत्तर वैदिक काल जब पढ़ते हैं, तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का खोज हुआ, जिसने कि एक क्रांति लाई, नगरीय क्रांति आई और नगर का निर्माण हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा स्टार्ट हुआ। तो लोहा जो है उसने राजाओं की शक्ति में वृद्धि लाया, चूंकि नए नए हथियार बनाए जाने लगे और लोहे के प्रयोग से ही मगध शक्तिशाली हुआ था। चूंकि लोहे का खान आपको मगध का जो, अगर आप अभी भी देखिए जो दक्षिण बिहार है या झारखंड वाला एरिया है, वहां लोहा और कोयला का प्रचुर भंडार है, ठीक है। तो जिस कारण से मगध शक्तिशाली हुआ था, तो लोहे के आविष्कार ने ही आगे चल करके नगरीय क्रांति लाई, नगर की स्थापना हुई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, चूंकि नए नए हथियार बने, जिससे क्या हुए कि खेती करना आसान हुआ। जो अगर मान के चलिए कोई कुल्हाड़ी बना, तो कुल्हाड़ी से जंगल को आसानी से साफ किया जा सकता था। फिर वहां पे खेती करने लायक कुदाल बना, खुरपी बना, उससे खेती हो सकता था आसानी से, जिससे कि क्या हुआ कि सरप्लस इकोनॉमी होगी, वहां का खेती अच्छा होगा, अनाज अच्छा होगा, तो वो सरकार को टैक्स भी अच्छा दे पाएंगे, और फिर जो वहाँ की सरकार होगी या जो राजा थे उस समय, तो उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। और मगध एक शक्तिशाली जो महाजनपद के रूप में उभरता है, वो लोहे के खोज के बाद ही होता है। तो लोहे का खोज वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, कब हुआ लोहे का आविष्कार, और सबसे पहले लोहे का जो प्रयोग हुआ है वो किस देश में किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा वो चीन में एक गुफा था, वहां पे लोहे के उपकरण के प्रयोग, मतलब जो उपकरण थे, कुछ जो हथियार वगैरह है, वो सबसे पुराना मिला है, तो वो चीन में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे है कि लोहे का काल जो है कब से कब तक है बिहार के संदर्भ में, तो 1200 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व में लोहे का काल देखा जाता है। इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है, और इस दौरान मानव बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित, अब धीरे धीरे दक्षिण बिहार से मानव उत्तर बिहार की ओर भी बसने लगे, और इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने में किया जाने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे मनुष्य लोहे का जब खोज किया तो हथियार बनेंगे, तो दक्षिण बिहार से वो उत्तर बिहार तक भी पहुंच गया। तो इसके अवशेष मुख्यतः उत्तर बिहार में मिले लोहे का, ठीक है। तो लोह काल केवल ये पूछा हुआ, कई बार बीपीएससी पूछा है कि लोहे का काल की शुरुआत कब मानी जाती है, तो याद रखिएगा 1200 ईस्वी पूर्व। अगर 1000 ईस्वी पूर्व, देखिए ये सब एग्जैक्ट नहीं होता, कहीं 1000 रहे, 1100 रहे, अगर 900 भी रहे, 800 भी रहे, तो वो भी आंसर होगा। इसका एग्जैक्ट कालखंड नहीं है, क्योंकि ये अंदाजा लगाएगा, अनुमानित है ये सब। 1200 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है, तो कोई भी ऑप्शन लेकिन देगा आसपास का, कोई एक ही देगा, ये नहीं कि 1200, 1100, 1000 ऐसे नहीं देगा। अगर 1000 देगा, फिर 2000 देगा या 3000 देगा, ऐसे करके देगा ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि उसे भी पता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर उसे भी निर्धारित करना मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन सेटर को, ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन डिलीट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व याद रखिएगा, यानी 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का खोज हुआ था, और सर्वप्रथम जो अवशेष मिले लोहे का वो चीन से मिला, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस काल के दूसरे चरण में, सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो कि आपके उत्तर वैदिक काल में मिले हैं, जिसके साक्ष्य बक्सर भोजपुर का एरिया, चिरांद जो कि सारण का एरिया, और इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। साथ ही नगरीय क्रांति या नगरीकरण की स्थिति यहां पे आपको देखने को मिलेगा। हमने आपको शुरू में ही बोला कि लोहे का खोज होगा तो नगरीय क्रांति आएगी ही, चूंकि लोहे के हथियार बनेंगे, राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। दूसरा, लोहे के व्यापार से भी, लोहे का हथियार बेच करके भी राजा शक्तिशाली होगा। तीसरा है कि आपका लोहे से क्या होगा कि वनों की कटाई होगी, जंगलों की कटाई होगी, खेती करना भी आसान होगा। तो ये सब कारण से यहाँ पे जो है नगरीयकरण की शुरुआत हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं वैदिक काल। ये सब देखिए हम लोग सामान्य इतिहास में भी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत, ये सब क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट कोई भी गलत नहीं बनाता है, खास करके इतिहास का तो क्वेश्चन गलत बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि बिहार के बारे में प्राचीनतम ग्रंथ जिसमें बिहार के बारे में चर्चा है वो कौन सा ग्रंथ है,
ठीक है, वैदिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें बिहार के बारे में, जिसमें बिहार को किकट भी कहा गया है, कहां पे चर्चा किया गया है, तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। तो याद रखिएगा कि वह कौन सा ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीपीएससी कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, एकदम याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है बिहार का जो के बारे में जो वर्णन है, प्राचीन ग्रंथ जो इतिहास है उसमें कहां पे किया गया है, तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण। यह एक ग्रंथ है जो कि वैदिक काल का है। वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन इसी में मिलता है। जो अभी बिहार है, जो क्षेत्र है, उसका वर्णन सर्वप्रथम जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें विदेह जो आपका तिरहुत क्षेत्र है, तिरहुत क्षेत्र जो अभी भी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं, जैसे आपका पश्चिम चंपारण हो गया, जैसे आपका मुजफ्फरपुर हो गया, जैसे आपका सारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, ये सब आपके क्या आते हैं, तिरहुत प्रमंडल में आता है। तो जो तिरहुत का क्षेत्र है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा उसमें शतपथ ब्राह्मण में है। और वहां पे राजा जनक, ठीक है, जनक पुत्री सीता को कहा गया है। तो जनक जो है ये पोस्ट का नाम था, ये दशरथ वाले जनक जो थे, सीता जी उस समय के जनक नाम है, उसी का एक राजा का पोस्ट हुआ करता था जनक, ठीक है। जनक को सम्राट राजा बताया गया है, ठीक है। जनक जो भी राजा बनता था उसको जनक के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव, जो जनक विदेह माधव नाम है, तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगन एवं सदा नीरा, जिसको कि गंडक, ये भी क्वेश्चन देखिए पिछले बार बीपीएससी में पूछा कि इसमें से कौन सा जो है सदा नीरा प्राचीन नाम है, किस नदी का प्राचीन नाम है, तो गंडक नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा है। गंडक और बूढ़ी गंडक दो अलग अलग नदियां हैं। कई लोग गंडक बूढ़ी गंडक को सेम मानते हैं, ठीक है, तो इतना जान लीजिए वो दोनों अलग अलग नदी है। उद्गम एक ही स्थल से होता है लेकिन दोनों अलग अलग नदियां हैं। सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है, बूढ़ी गंडक नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, के रूप में वर्तमान गंडक नदी, देखिए यहां भी लिखा हुआ ही, और ये क्वेश्चन जस्ट बीपीएससी में पूछा है पिछले वर्ष में। सदा नीरा या याद होगा, या टीआरई के एग्जाम में ही तो हमने देखा ही, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है कि गंडक का पुराना नाम या सदा नीरा जो नाम है प्राचीन नाम वो किस नदी का है। इस तरह के क्वेश्चन यहां से क्रिएट किए जा चुके हैं, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। आगे हम उसका भी चर्चा नीचे किए होंगे तो देख लेंगे, चलिए कहीं आएगा, देखिए यहां पे है तिरहुत में कौन कौन आता है, तो याद रखिए। देखिए अब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में जान ही लीजिए। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर आ रहा है, चंपारण में आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वैशाली जो कि जिला है, हाजीपुर जिसमें आता है मुख्यालय के रूप में, सीतामढ़ी और शिवहर, ये 6 जिला जो हैं वो तिरहुत प्रमंडल के ही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कहां पे चर्चा मिलेगा, तो प्राचीन ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है उसी में इन जो एरिया है, जो क्षेत्र है तिरहुत वाला एरिया है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो विदेह माधव को ही बिहार, उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना गया। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य संस्कृति का विस्तार किया था, तो याद रखिएगा उनका नाम था विदेह माधव। और मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि यह क्वेश्चन कभी ना कभी बीपीएससी क्रिएट करेगा, आज तक किया नहीं है लेकिन ये करेगा। विदेह माधव को ही बिहार का जो आर्य संस्कृति का जो विस्तार करता है उत्तर बिहार में, शतपथ ब्राह्मण जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि विदेह माधव ने ही आर्य संस्कृति का विस्तार किया है, जो कि वैदिक संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है, उसका विस्तार किसने किया है, तो विदेह माधव ने किया है। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको जनरली किसी भी ऑब्जेक्टिव या किसी रटे रटाए जो आप लोग ऑब्जेक्टिव खोज खोज के पढ़ते हैं ना, वहां नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन, जान लीजिए। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले टीचर से आप बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, जब आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपको फंसा लेगा और आसान आसान क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए थ्योरी पढ़िए, सबसे पहले जरूरी है थ्योरी पढ़ना। ऑब्जेक्टिव नहीं भी पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं भी बनाएंगे, फिर भी गारंटी के साथ है कि आप सही निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा।
केवल ऑब्जेक्टिव केवल रटिएगा तो आपका नहीं बनेगा, वहां जाके आप इतना कंफ्यूज होइएगा और गलती बनाइएगा। अब तो निगेटिव भी, जैसे बीपीएससी 70वीं प्रशासनिक सेवा में निगेटिव है, वैसे कहीं टीआरई में निगेटिव दिया तो फिर मामला गरक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे जोर दीजिए। चलिए यहां तक हो गया आपका। देखिए कितना जल्दी आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा 5 से 6 क्लास में, और गारंटी के साथ है जो पेपर 1 वाले हैं ना टीआरई, जो 40 नंबर है, यहां से ज्यादा नहीं पूछेगा। उधर आप पढ़िए ना पढ़िए, मैं इतना पढ़ा दूंगा कि 40 में जो 5-6 क्वेश्चन इतिहास के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो यहीं से आएगा, जो अभी लगातार कंटिन्यू आपका बैच चलेगा बस। लेकिन पूरा कर लीजिएगा, 3 क्लास का चलेगा, ये पहला नहीं 4 क्लास का हो सकता है, ठीक है। ये पहला क्लास है, दूसरा फिर एनिशिएंट का ही चलेगा, तीसरा पूरा मध्यकालीन का चलेगा, और चौथा पूरा मॉडर्न, या 5वां, मैक्सिमम 5 क्लास आपके चलेंगे इतिहास का। और गारंटी के साथ मैं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चंस इसी नोट्स के होंगे, ठीक है। 5 क्लास आप लोग लगातार देख के जाइएगा, नोट्स लेके जाइएगा, और एग्जाम के बाद जब टीआरई 4 हो जाए, अभी तो अप्रैल टाइम है, अप्रैल तक होने की संभावना है। चलिए बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप मिला लीजिएगा, ये नहीं है कि टीआरई आने वाले समय में जो आपका हो चुका है एग्जाम, उसके भी क्वेश्चंस को आप लोग देख जाइएगा एक बार। ऐसे में 70वीं बीपीएससी या जो भी अभी आसपास बीपीएससी हुआ है, सब क्वेश्चन अभी आपके सामने में होगा, तो मैं दिखा दूंगा। देखिए कितना आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, और सब यही सबसे क्वेश्चन, कहीं और से नहीं क्वेश्चन। चलिए ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि कीकट शब्द का प्रयोग जो है बिहार राज्य के लिए किया गया है, तो कहां पे किया गया है, तो ऋग्वेद में। तो ये आपको अब कहिएगा कि ये क्वेश्चन कीकट वाला जो है ये आपका पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी पूछ चुका है, तो फिर पूछ सकता है। जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया है। जो कीकट है, जो पुराने समय में बिहार को कहा गया है, उसका जो राजा हुआ करता था प्रेमगंध, ठीक है। तो ये सब नया क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र 3 महाजनपद बिहार में है, याद रखिएगा। एक वज्जी, दूसरा अंग, तीसरा मगध, 3 ही महाजनपद बिहार में थे। तो हो सकता है पूछ सकता है इनमें से कौन से महाजनपद बिहार के हैं, तो याद रखिएगा 3, जो कि भागलपुर मुंगेर का एरिया अंग महाजनपद, मगध जो पटना गया राजगीर का क्षेत्र है वो मगध हो गया, और तीसरा जो बज्जी वैशाली वाला एरिया है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, लक्ष्मी और जो बज्जी है वो हो गया, ठीक है। तो 3 महाजनपद याद रखिएगा वो बिहार में है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य की चर्चा की गई है, जो कि मिथिला वाला जो क्षेत्र है उसी को विदेह कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए एक यहां पे तथ्य आ गया निकल करके, जो महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें भी बिहार के बारे में चर्चा है, और इसके अंतर्गत जो बक्सर का जो क्षेत्र है उसके लिए मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी उस समय भी बिहार था, बक्सर का क्षेत्र था, जिसको कि मलद या करुणा कहा जाता था। तो पूछ सकता है मलद या करुणा प्राचीन समय में या महर्षि वाल्मीकि ने किस क्षेत्र को कहा है, तो याद रखिएगा बक्सर। इससे ज्यादा डीपली आपको वो नहीं ले जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में राक्षसी तारका का भी वास था। तारका एक राक्षसनी या राक्षसी कह सकते हैं, फीमेल राक्षस, ठीक है। तारका, तारकासुर नाम सुने शायद, श्री कृष्णा में तारकासुर की हत्या श्री कृष्ण ने किया है, या पता नहीं, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट, लेकिन तारका आपने असुर का नाम सुना होगा। तो तारका का वास क्षेत्र भी बताया गया है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को राक्षसी तारका का वास बताया गया है। अब पता नहीं मेल है कि फीमेल है, लग तो राक्षसी से लग रहा है कि फीमेल ही होगी तारका। अब जो भी हो, मेल फीमेल उतना हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये लगाना है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो चर्चा किया है मलद या करुणा शब्द का, वो बक्सर के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, बस। और इससे ज्यादा आपको यहां से क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राचीन समय में मगध की राजधानी क्या हुआ करती, तो राजगिरी या गिरिब्रज, उससे भी पहले गिरिब्रज था। राजगिरी जो अभी वर्तमान में राजगीर कहलाता है। तो वायु पुराण और पद्म पुराण, 18 पुराण है, उसी में वायु पुराण और पद्म पुराण है। राजगिरी, गया और पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया। राजगीर, गया और आज भी पवित्र स्थान है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों में गया
का जो क्षेत्र है उसको असुरों का क्षेत्र भी या असुरों का राज वहां पे हुआ करता था, ऐसा उल्लेख है। ये अभी तुरंत हमने बता ही दिया तिरहुत परमंडल के बारे में। 6 जिले आते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद। देखिए, सबसे पहले जो परिवार का मतलब जब लोग एक जगह 2-4 लोग मिलकर के रहने लगेंगे, 5 लोगों का समूह परिवार होगा, बहुत सारे परिवार एक साथ इकट्ठा रहने लगेंगे, उसको जन कहा जाएगा। और बहुत सारा जन एक साथ रहने लगेगा, उसको जनपद कहा जाएगा। और बहुत सारे जनपद जब मिल जाएंगे तो वो महाजनपद कहलाएगा। यानी अभी का जो राज्य का स्थिति है वो कभी महाजनपद का हुआ करता था। ठीक है, तो महाजनपद जो भी बनेगा वो आपका कब बनेगा, तो लगभग आपका लोहे के आविष्कार के बाद ही बनना शुरू होगा। ठीक है, तो इसका जो ईस्वी पूर्व माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व के आसपास, जब लोहे का खोज हो गया लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास, तो धीरे धीरे नगरीय क्रांति आई। और प्रथम नगरीय क्रांति जो है मगध महाजनपद वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है, जो कि बिहार का ही मगध है। यानी बिहार का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी भले वर्तमान स्थिति जो भी हो, लेकिन हमारा प्राचीन जो अतीत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने सबसे पहले दुनिया को लोकतंत्र दिया, जो कि बज्जी वैशाली है, उसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में विश्व में अगर कहीं अवशेष मिलते हैं तो वो बिहार से ही मिलता है। ठीक है, अगर कोई महाजनपद उस समय के सबसे प्राचीन नगर और राजाओं की चर्चा मिलती है तो वो मगध का ही मिलता है। इसका मतलब है कि पूरे वैश्विक स्तर पे 600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है मगध इतना शक्तिशाली हो चुका था कि पूरे विश्व में उतना शक्तिशाली अभी तक कोई भी सोर्स के हिसाब से, अवशेष के हिसाब से कोई भी राज्य का वर्णन नहीं मिला है। ठीक है, तो अपने आप में बिहार जो है महत्वपूर्ण स्थल रहा है। अब देखिए यहां पे जो है बिहार का जो महाजनपद है उसके बारे में, ये तो पूरे देश के महाजनपद के बारे में है, लेकिन हमें अभी 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये समान इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिखेगा, ये जो 3 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, मैप पे हमने कलर किया इसको, यहाँ पे वज्जी, अंग और मगध, ये 3 जो है, वज्जी जो वैशाली है वर्तमान में, जो आपका अंग जो भागलपुर मुंगेर का एरिया है, मगध जो राजगीर पटना का एरिया है, ये आपके तीनों महाजनपद, ठीक है, ये तीनों महाजनपद महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद में आते हैं और सभी महाजनपदों में पूरे देश में जहां की अखंड भारत का स्वरूप दिख रहा है, जब भारत पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश ये सब एक ही थे उस समय का, ठीक है, तो उसमें 3 महाजनपद बिहार में आते थे 16 महाजनपद में से, और पूरे 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद हुआ करता था। कई रीजन थे मगध के शक्तिशाली होने के। सबसे पहला रीजन तो यहाँ का शासक वर्ग उन्नत था, बहुत ही पढ़े लिखे और ज्ञानवान कुशल कह सकते हैं। चाहे आप बिंबिसार को देखिए, चाहे उसका पुत्र अजातशत्रु, चाहे उदयीन हो, चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, अशोक को देखिए, सब अपने आप में जो है, या बीच में जो कलाशोक आया, ठीक है, या फिर आपके बहुत सारे जो भी शासक हुए लगभग बिहार के, अभी हम चर्चा करेंगे सबके बारे में। हर्यक वंश, इस बार हर्यक वंश के बारे में भी पूछ दिया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो 3 महाजनपद याद रखिएगा बिहार का है, वो है आपका अंग, वज्जी और मगध। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस ग्रंथ से ये महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, और महाजनपद का लगभग समय पीरियड कब है जब महाजनपद का निर्माण हो चुका था, तो वो ईस्वी सन चल रहा है आपका 600 ईस्वी पूर्व। अभी भी हम लोग ईस्वी पूर्व में ही चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किस ग्रंथ में महाजनपद की चर्चा की गई है, तो याद रखिएगा बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य भगवती सूत्र। सूत्र जहां लिखा रहे समझ जाइए वो जैन ग्रंथ है, जैन का साहित्य है सूत्र। तो भगवती सूत्र हो गया जैन ग्रंथ का, और अंगुत्तर निकाय हो गया बौद्ध साहित्य का। यहां पे आपके 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, जिसमें आपका अंग, मगध और वज्जी बिहार में उपस्थित थे। एकदम याद रखिएगा बिहार स्पेसिफिक। चलिए, 16 महाजनपदों में वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 महाजनपद अगर देखा जाए उसमें 2 में ही आपका जो है गणतंत्र की सुविधा थी, यानी यहां का जो राजा था वो
छोटे छोटे सामंतों से। अब कहिएगा जनता वोटिंग करती थी, इलेक्शन होता था ईवीएम मशीन से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। जो सामंत हुआ करते थे, जो एक क्षेत्र पे कब्जा करके अपने अपने क्षेत्र में हुआ करते थे, 500-600 जो सामंत थे उस पूरे एरिया में, वो लोग वोट दे करके, जैसे अभी का जैसे विधान परिषद हो गया ना, जो मेन जो जैसे वार्डर, मुखिया, सरपंच, ये सब वोट देते हैं उसमें, तो उसी प्रकार से उस समय के जो सामंत होते थे, जो शक्तिशाली अपने क्षेत्र में हुआ करते थे व्यक्ति, वो राजा चुनते थे। लेकिन किसी तरीके से चुनते तो थे, तो पूर्ण रूप से ये प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को था। इस कारण से ये गणतंत्र कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति को भी वोट आम जनता देती है? नहीं देती, फिर भी हम लोग गणतंत्र कहलाते हैं। गणतंत्रात्मक देश है, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति को आम जनता वोट देती है? नहीं देती, लेकिन हमारे प्रतिनिधि तो देते हैं। तो इसीलिए प्रथम जनतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है, याद रखिएगा। जनतंत्र दे दे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो छोटा छोटा शब्द पे वो आपको देगा क्लीन बोल्ड कर, ठीक है। तो समझिएगा, ऑप्शन दे देगा गणतंत्र था, जनतंत्र था, राजतंत्र था। तो जनतंत्र नहीं था, वो गणतंत्र था, ठीक है। यानी जो गणमान्य व्यक्ति थे, प्रमुख व्यक्ति थे, वो जो है, जो जैसे अभी राष्ट्रपति का क्या होता है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं या आपके राज्यसभा लोकसभा के सदस्य वो चुनते हैं, तो उसी प्रकार से जो सामंत होते थे उस समय, वो सब चुन करके भेजते। तो याद रखिएगा, दो ही मात्र बज्जी और कौन सा है, मल्ल, गणतंत्रात्मक है। बाद बाकी सब जितने भी 14 हैं वो राजतंत्रात्मक थे। बाद बाकी कितने हैं, जो भी 14 हैं वो राजतंत्रात्मक है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अंग महाजनपद के बारे में, जहां का राजा कर्ण हुआ करता था, दानवीर कर्ण। महाभारत में भी इसकी चर्चा है। कुंती का ही पुत्र था, सूर्य पुत्र था, लेकिन आगे बाद में जाकर के पांडवों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अंग महाजनपद के बारे में आपने नाम सुना होगा, और ये मुंगेर भागलपुर का एरिया था। अथर्ववेद में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगर पूछेगा किस वेद में अथर्ववेद किस वेद में अंग महाजनपद की चर्चा मिलती है, अथर्ववेद। अगर शतपथ ब्राह्मण नहीं दे ऑप्शन में और पूछे इनमें से कौन बिहार का प्राचीनतम ग्रंथ है जहां पे बिहार का साक्ष्य मिला है, तो उसमें ऑप्शन अथर्ववेद भी रह सकता है। अगर शतपथ ब्राह्मण ना हो तो उस समय ये ना कि शतपथ नहीं दिख रहा है तो नहीं मारिएगा। अगर आपको अथर्ववेद दिख जाए तो ये भी मार दीजिएगा, चूंकि अंग महाजनपद का उल्लेख तो हो रहा है ना यहाँ पे। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा संबंधित वेद है अथर्ववेद, ठीक है, याद रखिएगा। जिसकी राजधानी चंपा, अंग की राजधानी कहां हुआ करती थी, चंपा, जो कि भागलपुर के निकट था। और यहां जो है यह राज्य वर्तमान में मुंगेर भागलपुर जिला में विस्तृत है। मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, लेकिन शुरुआती दौर में अंग की राजधानी चंपा नहीं थी, वह जगह का नाम था मालिनी। कालांतर में चंपा इसकी राजधानी बनी। चंपा को ह्वेनसांग ने चेनन्या कहा है। और ह्वेनसांग कब आया था, तो हॉ फॉर ह्वेनसांग, हॉ फॉर हर्षवर्धन, याद रखिएगा। चंपा को किसने चेनन्या कहा है, तो ह्वेनसांग ने चेनन्या कहा है। कई बार ऑप्शन दे देगा, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, दे देगा चेनन्या, और भी कुछ और दे देगा, चंपा देगा ही नहीं, लास्ट दे देगा इनमें से कोई नहीं। सब लोग मार के आ जाइएगा इनमें से कोई नहीं, और फिर खुश रहिएगा। फिर आंसर की देखिएगा तो हो हंगामा शुरू। नहीं, बीपीएससी गलत आंसर दे दिया, गलत, चंपा होगा, चंपा होगा। लेकिन बीपीएससी ने आपको क्या किया, कंफ्यूज कराया, चूंकि उसी का नाम क्या था, चेनन्या नाम भी था, ह्वेनसांग ने इसको चेनन्या कहा। तो इस तरीका से बीपीएससी क्रिएट क्वेश्चन करती है और फिर आपको फंसाती है, आपके ही माइंड गेम में आपको उलझा देगी, ठीक है। आप पढ़े हैं, सब कुछ पता है। अभी इस बार क्या पूछा कि बिहार की स्थापना कब हुई, ठीक है, अप्रैल 1912, 11 मार्च, या इस तरीका से पूछ दिया। मार्च 1912, अप्रैल 1912, मैक्सिमम लोग मार्च मार के आ गए, कुछ लोग अप्रैल मारे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन बना रहा। कई लोग को लगा 22 मार्च को स्थापना दिवस है तो उसी दिन हुआ।
लेकिन किताब में 1 अप्रैल को लिखा हुआ है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपको खूब होगा और वैसे क्वेश्चन बीपीएससी खूब पूछती है, कन्फ्यूजन वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, तो कई क्वेश्चन में आपको लगेगा ये आंसर है, लेकिन वो होता नहीं है। जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं, ये होना चाहिए और ये होगा, और वही होता है बीपीएससी। ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर सब गलत बता रहे हैं आंसर की, तो मैं नहीं बोलता हूँ, क्या मतलब है भाई, विद्वान लोग हैं सब, बिना पढ़े लिखे सबको यूपीएससी बीपीएससी करवा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई। जो कभी बीपीएससी का प्री नहीं निकाले हैं, मेंस नहीं निकाले हैं, वो भी अच्छे से जो है बीपीएससी का लाखों बच्चों का बैच चला रहे हैं। ठीक है, चलिए, अंगराज के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अब याद रखिएगा, प्रथम महिला जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया वो अंगराज से ही संबंधित है, और जो वहां का राजा दधिवाहन है उसी की पुत्री थी। कौन? तो चंदना, जिसने कि जैन धर्म को स्वीकार किया है, यानी प्रथम महिला जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछेगा, चंदना। याद रखिए क्या नाम था? चंदना। और जो राजा दधिवाहन कहां का शासक था? तो अंग का था। ठीक है, क्वेश्चन सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। अंगराज के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के शासन काल में बिंबिसार ने इस पे आक्रमण किया और बिंबिसार ने इस क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, तो बिंबिसार ने जो है विवाह संबंध की नीति अपनाई थी, और कहा जाता है इसने लगभग 500 शादियां की थी, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है, अजातशत्रु का पिताश्री है। ठीक है, चलिए, चंपानगर को महागोविंद द्वारा स्थापित किया गया था। अगर पूछेगा कि चंपानगर का संस्थापक कौन था, तो महागोविंद। ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, गारंटेड, ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगी तो यहां से पूछेगी। ठीक है, इस बात का फुल गारंटी है। चंपानगर को महागोविंद द्वारा स्थापित किया गया था। पूछ देगा चंपानगर का संस्थापक कितने? 90% स्टूडेंट फेल, नहीं बता पाएंगे। चलिए, अब आते हैं वज्जी के बारे में। वज्जी जो वैशाली महाजनपद में है, वैशाली को ही वज्जी कहा जाता है, कहा जाता था। वर्तमान बिहार का मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा और सारण का जो क्षेत्र है वो आपका वज्जी महाजनपद में आता था, और दुनिया का पहला गणतंत्र व्यवस्था यहीं पे है। इसके अतिरिक्त इसकी जो सीमाएं हैं नेपाल तक फैली हुई थी। नेपाल का जो तराई वाला एरिया है वहां तक वज्जी फैला हुआ था। इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, और यह महाजनपद जो है उसका प्रमुख क्या था? तो सदस्य लिच्छवी गणराज था। लिच्छवी क्या? यहाँ के लोगों को लिच्छवी कहा जाता था, है वो वज्जी महाजनपद ही, वहां के लोगों को या लिच्छवी गणराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जहां के शासक क्षत्रिय हुआ करते थे, और इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो पूछ देगा विश्व का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? तो लिच्छवी गणतंत्र, जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए, कौटिल्य। अब देखिए यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें पूछ दिया था एक बार कितने अधिकरण हैं। ठीक है, और यह एक विधि शास्त्र है, विधि संहिता है, विधि शास्त्र है। यह भी पूछा था इनमें से कौन सा विधि संहिता है या विधि शास्त्र है। और इसमें जो है राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि दोनों के बारे में चाणक्य ने विश्लेषण किया है, चर्चा किया है। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य भी। ठीक है, कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त भी और चाणक्य भी, तीनों एक ही व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी चर्चा है, राजा के 7 अंक के बारे में चर्चा है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण में आपके कौटिल्य है, और यह एक प्रकार का विधि संहिता या विधि शास्त्र है। ये भी याद रखिएगा, ये भी जस्ट आपके 69वीं बीपीएससी या 68वीं में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं जितना आज तक बीपीएससी पूछा है, चूंकि मैं क्वेश्चन को एनालिसिस जरूर करता हूं। ठीक है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको फायदा कर जाएगा जब आप अच्छे से वीडियो सुनिएगा। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, कौटिल्य ही विष्णुगुप्त हैं, वही चाणक्य हैं, और उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है,
अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने किया था। सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा है, 15 अधिकरण उसमें हैं, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, और यह एक विधि संहिता है, विधि शास्त्र है। चलिए, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवियों के लिए राज शब्द शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री चिल्लना, याद रखिएगा, जो चेटक की पुत्री चिल्लना है उसी से मगध के जो शासक बने बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की, उससे विवाह हुआ। जिनका पुत्र अजात शत्रु था, यानी जो बज्जी महाजनपद के जो प्रमुख थे उस समय, राजा चेटक जो है उसकी पुत्री चिल्लना से मगध के राजा बिंबिसार का विवाह हुआ। और जिनका पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु था। मगध नरेश अजातशत्रु ने बज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे छल करके, ठीक है, महाशील कंटक और रथ मसूल एक हथियार, वर्जित हथियार था उस समय, ठीक है। अपने महामंत्री के सजेशन से या उनके कूटनीतिज्ञ थे जो इनके मंत्री, उनके द्वारा जो है बज्जी को हड़प लिया गया था। तो अजातशत्रु ने बज्जी को महाशील कंटक और रथ मसूल, जैसे अभी परमाणु हथियार क्या है, वर्जित है, आप रख सकते हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से पहले रथ मसूल हुआ करता था, महाशील कंटक हुआ करता था, आप रखिए लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक प्रकार से ऐसा हथियार था जिसमें जैसे होता है ना थ्रेसर मशीन में जब गेहूं का जो है धान अलग भुस्सा अलग, वो जो गेहूं अलग होता है ना, वैसे मनुष्य का हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसने प्रयोग किया अजातशत्रु ने और बज्जी महाजनपद को जीत लिया था। अब आते हैं प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। तो आपका महाजनपद वाला काम खत्म हो गया। अब हम लोग धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। 10 बजे तक की क्लास होती है, आप लोग आनंद लीजिए 8:30 से 10 डेली, और बहुत आनंदित होकर पढ़िए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेंगे एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कभी सोच के पढ़िए ही नहीं कि एकदम इस बार तो निकाल ही लेंगे। पढ़िए, मेहनत कीजिए, चूंकि कर्म हमारे हाथों में है, फल हमारे हाथों में नहीं है। और गीता का हमेशा उपदेश याद रखिए, कर्म किए जा फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो कर्म करते जाइए, फल जो भी मिलना होगा मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति है ना, तो जो मिला कर्म के रास्ते, ये भी सही वो भी सही वाला बात जो है एकदम याद रखिए। कर्म पथ पर जो मिलता है, रिजल्ट बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सभी लोग मास्टर ही बन के जिंदगी थोड़े ही जी रहे, ठीक है। अभी ना वैकेंसी आई तो आप परेशान है, नहीं आती तो, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, और नौकरी के लिए नहीं, अपने जानकारी के लिए, ठीक है। जानिए तो सही बिहार कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है। अपने प्राचीन समय के बारे में भी तो जानिए, पुनर्जागृत तो होइए, अपने महत्ता को तो समझिए। चलिए, यूपी वाले भी फॉर्म भर रहे, कम से कम बिहार के बारे में तो जान रहे हैं ना, कि बिहार में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने बिहार की धरती से ही ज्ञान अर्जित किया, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी का भी जो कर्म स्थल बिहार ही है। तो बिहार तो अपने आप में महान है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय हो प्राचीनतम, या गणतंत्र की शुरुआत हो, या राजतंत्र की जो शक्तिशाली जो राजतंत्र की स्थापना हो, सब तो बिहार से ही हुआ। चलिए, अब आते हैं जैन धर्म, छोटा सा टॉपिक बिहार स्पेसिफिक में है, तो निश्चित रूप से जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जैन अनुश्रुति या परंपराओं के अनुसार टोटल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर मतलब होता है उपदेशक, जिन्होंने उपदेश दिया, ठीक है। 24 तीर्थकर हुए, परंतु उसमें से 22 के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं मिलता है। 2 व्यक्ति, एक प्रथम जो ऋषभदेव है, जिन्होंने जैन धर्म के 3 व्यक्ति का जनरली आप देखेंगे कि नाम उसमें चलता है, ठीक है। एक तो आपका ऋषभदेव, एक 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ,
और एक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। ये 3 व्यक्ति को ही लोग जानते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे आपके ऋषभदेव, ऋषभनाथ भी रहता है लिखा हुआ, और 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें जो तीर्थकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। और वास्तविक लगा दे तीर्थकर कौन थे तो याद रखिएगा, या संस्थापक पूछ दे तो महावीर स्वामी याद रखिएगा, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, चलिए। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जाता है। इसको आदिनाथ की भी उपाधि दी गई है। ऋषभदेव ना दे करके आदिनाथ भी लिखा रह सकता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया, जब उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ चुके थे। कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ब्राह्मणों का जो अत्याचार है, जातिगत भेदभाव ज्यादा बढ़ गया था, कर्मकांड ज्यादा बढ़ गया था, बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, पशु की हत्या की जाने लगी, ठीक है, मदिरा सेवन, मांस सेवन किया जाने लगा। तो उस स्थिति को संभालने के लिए सर्वप्रथम जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसमें जैन धर्म माना जाता है। चूंकि ये इसके 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, जो कि लगभग गौतम बुद्ध के आसपास के ही काल के हैं। तो इससे पहले 24 और हो चुके थे। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे प्राचीनतम यहाँ पे जो है धार्मिक आंदोलन के रूप में जैन आंदोलन है, जो कि बौद्धिज्म से भी पुराना है। इसके 23वें तीर्थकर का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इनके द्वारा दिया गया था। वो था सत्य, सदा सत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, लोगों या जीवों की हत्या नहीं करनी, अप्रिग्रह, धन संचित नहीं करना है जरूरत से ज्यादा, ठीक है, धन संचय का त्याग करें, और अस्तेय, बिना पूछे किसी का सामान नहीं उठा ले, वो भी चोरी है। अगर कोई सामान फेंका हुआ है ये किसी के घर में या रोड पे आसपास, उठाइए नहीं, आसपास पूछ लीजिए, ठीक है। अगर उठाने का इच्छा है तो पूछ ले किसी का है नहीं है, तब जा करके आप उठावे। तो बिना पूछे कहता है अगर आप सामान उठा लेते हैं तो वो भी चोरी है, भले फेंका हुआ है, वो किसी के काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको लेना है तो पूछ के लीजिए। अगर बिना पूछे आप ले लिए तो वो भी अस्तेय चोरी की श्रेणी में ही आता है। तो ये 4 जो है इनका उपदेश है कि 4 जो है आपका जो है प्रतिपादन, जो 4 महाव्रत है किसने किया तो पार्श्वनाथ। 5वां उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया किसने तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपने जीवन काल में ही संघ की स्थापना की थी। ठीक है, और इसमें इन्होंने 11 अनुयायियों को सम्मिलित किया था, जो कि गंधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गंधर कहलाते थे, याद रखिएगा, यहां पे आपका लिखा हुआ है गंधर कहलाते थे। ठीक है, चलिए, जैन धर्म में क्या है कि ना ही युद्ध को सही बताया गया है, ना ही कृषि को। युद्ध भी यहां पाप है और कृषि करना भी ये लोग पाप ही मानते थे। अब कहिएगा कि भोजन कहां से मिलेगा, कृषि नहीं करेंगे तो। देखिए, ये भोजन से कहीं ज्यादा जीवों की हत्या की प्रधानता देते थे। ऐसा ये काम बिल्कुल नहीं करते थे जिसमें जीवों की हत्या हो जाए। यहां तक कि पैदल चलते थे बिना खराम, बिना चप्पल के। इनको लगता था अगर चप्पल या खराम पहन के चलेंगे तो उससे ज्यादा जीवों की हत्या होगी। ठीक है, अभी भी आप जैन मुनि को देखिएगा, नाक ढक के रखते, यानी इनका जो है विचार है कि अगर हम सांस लेते तो उसमें भी जो जीवाणु जाती है उसकी भी हत्या हो जाती है शरीर में, तो कम से कम जीवाणु अंदर में जाए। ठीक है, या अभी भी वो मोर का पंख रखेंगे, झाड़ उड़ के बैठेंगे, कोई जीवाणु दब ना जाए। ठीक है, इतना अहिंसावादी आप सोच सकते हैं। चलिए, अति है, अहिंसावादियों का अति वाला धर्म है ये। ठीक है, जैन धर्म। चलिए, दोनों में जीवों की हिंसा होती है, युद्ध में और कृषि में, इसलिए ये दोनों काम नहीं करेंगे। जैन धर्म के लोग युद्ध और जो है खेती नहीं करते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत महावीर स्वामी का जो फेवरेट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कब जन्म हुआ, तो 599 ईस्वी पूर्व में भी रह सकता है या फिर 540 भी रह सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन 540 पे ही देता है। कुंडग्राम जो कि वैशाली है, वहीं पे इनका जन्म बिहार में ही हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बज्जी जो संघ था उसके ज्ञात्रिक कुल के प्रधान हुआ करते थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी शासक चेटक की बहन हुआ करती थी। ठीक है,
पत्नी यशोदा थी, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी यशोदा। यशोधरा याद रखिएगा गौतम बुद्ध, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यशोदा और यशोधरा में। तो यशोधरा जो है पूरा बड़ा वाला गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है, और छोटा जो यशोदा है वो याद रखिएगा वो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। बेटी का नाम है प्रियदर्शना या अन्नोजा प्रियदर्शना लिखा रहेगा, अन्नोजा, ये इनकी पुत्री का नाम है, एक ही पुत्री था। दामाद हुआ आगे चल के जमाली, इसी को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और ये जब घर से निकले थे तो अपने, जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई तो अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के ये बाहर निकले थे। ठीक है, यहां पर जो है गृह त्याग 30 वर्ष में ये करते हैं, किससे? आदेश लेकर के। अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध रातों रात गायब हो गए, बिना पत्नी को बताए, सोया हुआ छोड़ के, लेकिन इन्होंने भाई से आज्ञा ले करके, ठीक है, निकले थे। तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई, क्या नाम रहता है? नंदीवर्धन, इनका वर्धमान नाम रहता है। नंदीवर्धन से आज्ञा ले करके तपस्या के लिए ये निकले थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में, और ये 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, ये दुगुना। ठीक है, ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो आईआईटी जी की तैयारी कर रहे थे। 6 वर्ष में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको 12 वर्ष लग गया। 30 वर्ष में निकले भी घर से, यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में ही ज्ञानी हो गए थे। चलिए, शिष्य इनका जो मखली पुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय, देखिए आजीवक संप्रदाय से क्वेश्चन पूछ दिया इस बार बीपीएससी। जनरली बौद्ध जैन पूछता था, इस बार आजीवक पूछ दिया, तो बीपीएससी तो चकमा देगी ही देगी। ठीक है, चलिए, तो शिष्य मखली पुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था, उसको भी इन्होंने शिष्य बना लिया था। आजीवक जो जंगलों में रह करके अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको केवल्य कहा जाने लगा, चूंकि जैन जीन शब्द से बना है, जो अपने इंद्रियों को बस में कर ले, जिसको न ठंडा लगे न गर्मी लगे, न कैसा भी भोजन दे, घास का भी भोजन कर ले, यानी उसको कोई टेस्ट से न कोई स्वाद से। अभी भी जैन मुनि देखेंगे आप लोग, जो जैन धर्म को स्वीकारते हैं, अभी भी नग्न अवस्था में रहते हैं, ना उनको बाल कटाना भी नहीं, बाल को भी नोच नोच के निकालते रहेंगे वो लोग। ठीक है, तो अपने आप में बहुत शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति जो हुआ इनको 12 वर्ष में, और कहां पे हुआ ये याद रखिएगा, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है, किस नदी के तट पे? तो जुम्भिक गांव है। ठीक है, वहां इनको हुआ है साल वृक्ष के नीचे, और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो यहां जुम्भिक ग्राम है, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण जो हुआ, निर्वाण यानी आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, फिर जन्म मरण की चक्र से मुक्ति मिल जाना ही निर्वाण कहलाता है। और जैन धर्म में जो है संलेखना विधि के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति की जाती है, बिना खाए बिना जल ग्रहण किए। जब मृत्यु सैया पे चले जाते हैं, यानी जब लग जाता है कि अब हम ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, तो ये लोग संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग करते हैं। ठीक है, तो मृत्यु निर्वाण 527 ईस्वी या 468 ईस्वी पूर्व हम कह सकते हैं। अगर हम 540 मानते हैं तो 468 ही मानेंगे, यही जनरली एग्जाम में पूछता है, 468 वाला ही रहता है। इनकी मृत्यु हो गई कहां पे? तो राजगीर के समीप मल्ल राजा सुस्तपाल के यहां। ठीक है, और लगभग कितने दिन जिए? तो 72 वर्ष। गौतम बुद्ध जीते हैं 80 साल, और ये जीते हैं मात्र 72 साल ही। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षा पंच महाव्रत, वही उसमें केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, अहिंसा, सत्य, अप्रिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है, दिग्व्रत, देश विरति, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम, अतिथि, संविभाग। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: उत्तम कर्म, उत्तम मादर्व, उत्तम माजर्व, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम त्याग। सब कुछ में उत्तम, लेकिन
सम्यक अपनाते हैं गौतम बुद्ध, चूंकि ये अति थे बहुत ज्यादा, बस शब्द में अंतर कर देंगे, वो क्या कर देंगे सम्यक। समय परे मजबूरी में हो तो मांस मछली भी खा लो। बौद्ध धर्म में क्या है कि अगर आप मरने को हैं या मिल नहीं रहा है भोजन तो मांस मछली भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ मर जाओ भाई लेकिन मांस मछली नहीं खाना है, तो ये अति है, उत्तम है। वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं गौतम बुद्ध, दोनों में अंतर है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में, जबकि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिलेगा, और ये जो साहित्य है वो आपको प्राकृत जो लोकल लैंग्वेज है वहां का, वो संस्कृत में कुछ ग्रंथ हैं जैसे कल्पसूत्र है, ठीक है, वो आपको संस्कृत में मिलेगा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो भद्रबाहु के द्वारा जो कल्पसूत्र लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब जैन संगति के बारे में जानिए। प्रथम जो आपका संगति हुआ 322 ईस्वी पूर्व में हुआ है, पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ है, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। आगे चल करके जैन धर्म दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र श्वेतांबर के रहते हैं, श्वेतांबर के रहते हैं स्थूलभद्र, आधा स्व दिख रहा है आधा स्व याद रखिएगा, स्थूलभद्र श्वेतांबर। दिगंबर जो थे भद्रबाहु, भद्रबाहु किसके थे, दिगंबर के, तो दो भागों में यहां पे बटा। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 526 या 513 ईस्वी पूर्व में गुजरात, ईस्वी पूर्व में, ये ईस्वी सन है, ये ईस्वी सन है, सॉरी ये ईस्वी सन हो जाएगा 513, वल्लभी गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। चलिए आपका प्यारा धर्म जैन धर्म समाप्त हो गया। अब मुझे लगता है कि टाइम भी कुछ बचा हुआ, बौद्ध धर्म भी खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। क्या करें आगे, आप लोग बोलिए, बौद्ध धर्म पढ़ाएं कि आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक दिन ज्यादा पढ़ा देंगे तब भी दिक्कत है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? अगर बोलेंगे तो बौद्ध धर्म भी खींच ही देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सफिशियंट है आप लोग के लिए, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो बौद्ध धर्म को भी खींच देंगे, जैसी आपकी इच्छा हो, बोलिए क्या करें, रहने देते हैं? नहीं, नो सर। चलिए आप ही का बात चलेगा, नो सर वालों का, क्योंकि मेरी भी इच्छा है इतना ही रहने देते हैं। आप लोग YouTube पे जरूर शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, अगर आप क्लास देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए। आपके शेयर से ही हमारा लेक्चर राउंड करेगा यूनिवर्स में, ठीक है। और इतना तो आप कर ही सकते हैं, जो लोग फ्री में YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, जानकारी का चीज़ तो आप ले ही रहे हैं, बस आप PDF टेस्ट वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, बाकी चीज़ तो मिल ही रहा है। तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर जुड़ने का इच्छा है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट चलता है, 599 चार्ज रहता है अभी फ़िलहाल, तो निश्चित रूप से जुड़िए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, फिर हमें भी बेहतर करने की इच्छा जागृत होती है, और हम भी आपके बीच में बेहतर मटेरियल, बेहतर कंटेंट जो कि मार्केट से अलग हो, जो कि ठग टीचर जो हैं, जो ठग रहे हैं आप लोग के बीच में आकर के गुमराह कर रहे हैं, उनसे आप लोग बच जाइए, ठीक है। सही रियल टीचर से पढ़िए, जिन्होंने खुद त्याग किया है, जिन्होंने खुद संघर्ष किया है, जो खुद जानते हैं अच्छे से कि बीपीएससी क्या है, कहाँ से क्या पूछ सकता है, क्या उसका एक लेवल है, क्या सीमाएं हैं। जो कभी बैठा ही नहीं, जो कभी दिया ही नहीं, जो कुछ जानता ही नहीं है, अभी भी यूट्यूब या अन्य जगहों पे देखेंगे, अभी आंसर की जिन्होंने दिया है लगभग 5-6 क्वेश्चन तो सब ने गलत डाला है, ठीक है। जबकि उन्होंने ना ही वो एग्जामिनेशन हॉल में है, बाहर में है, उन्होंने सर्च किया होगा, गूगल सर्च, मटेरियल्स, फिर भी 5-6 क्वेश्चन हम हर एक कोचिंग वाले का गलत बता देंगे, और रिजल्ट अगर आ गया आंसर की तो एकदम निश्चित रूप से वो गलत, ठीक है। तो वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं ये लोग, चूंकि ये लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, डीपली अध्ययन इन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको फायदा मिलेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे बात को तब। बाकी तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट।